हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। मैं आप लोगों के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स करंट अफेयर फैक्ट सीरीज़। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे जो भी करंट अफेयर में जो फैक्ट आया करते हैं उससे संबंधित चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें हम समसामयिक खबर जो रहता है उसको देखेंगे, खबर जो रहता है जो महत्वपूर्ण होता है उसका हम एनालिसिस करेंगे, फिर खबर जो रहते हैं फैक्ट रहते हैं उस फैक्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं जिनके माध्यम से डाटा दिखाई जाती है किसी रिपोर्ट को लेकर के, तो उस रिपोर्ट की जो डाटागिरी होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। पर्यावरण से संबंधित जो भी आधिकारिक बयान रिपोर्ट पब्लिश होती है उसके डेटा को हम देखेंगे। अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी डेटा आया करता है ऐसे प्रीलिम्स में जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद फिर हम देखेंगे आंतरिक सुरक्षा व बाह्य सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं न्यूज़, नेशनल मीडिया में, न्यूज़ में, इवन जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है वो सारे हम आंतरिक बाह्य सुरक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस इस वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और याद करना है बार बार, ताकि आपको ये सारे फैक्ट अच्छे तरीके से याद हो जाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो जिसमें हम देखेंगे तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम डिस्कस करेंगे इसमें, जिसमें पहला है सैन्य अभ्यास सूर्य किरण। इसका जो 14th एडिशन हो रहा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा डिस्कस करेंगे हम इकोलॉजी से संबंधित एक क्राउन फिश एक मछली है, वो किस प्रकार से न्यूज़ में है, हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर चौथा है पूरे विश्व भर की जो कॉलेजेस हैं उनके लिए एक क्यूएस रैंकिंग आती है, तो उस क्यूएस रैंकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है किसी देश की एजुकेशन सिस्टम को बताने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आप लोगों के सामने सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का जो 14th एडिशन हो रहा है ये। तो मिलिट्री एक्सरसाइजेस सूर्य किरण का जो 14th एडिशन है वो क्या है। तो देखिए ये एक सैन्य अभ्यास है जिसे भारत और नेपाल की जो सेनाएं हैं ये मिलकर के करती हैं, और ये इसका 14वां संस्करण है। और ये आयोजित कहाँ पे किया जा रहा है, तो ये जो सैन्य अभ्यास है ये नेपाल के रूपंदेही जिले में स्थित एक जगह है जिस जगह का नाम है सलझंडी गांव। सलझंडी गांव में ये इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि 13 दिसंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों देश की सेनाएं जो हैं वो मिल करके अभ्यास करेगी, सैन्य अभ्यास करेगी। अब उद्देश्य क्या होता है किसी भी सैन्य अभ्यास का, तो उसी प्रकार जिस प्रकार से हर सैन्य अभ्यास का एक उद्देश्य होता है कि आपस में जो है कि कोऑर्डिनेशन करना है, तो उसी प्रकार इसमें भी कुछ उद्देश्य रखे गए हैं। जैसे कि इस अभ्यास का उद्देश्य है भारत और नेपाल दोनों देशों की सीमाओं के मध्य बटालियन स्तर के संयुक्त प्रशिक्षण का अभ्यास और का आयोजन करना। इसके बाद इसमें अन्य बिंदु है कि इससे वन और पहाड़ी क्षेत्र में जो आतंकवाद निरोधी परिसंचालन किए जाते हैं, मानवीय सहायता तथा आपदीय राहत पहुंचाना होता है, चिकित्सा, पर्यावरण संरक्षण और विमानन के क्षेत्र में अंतर सक्रियता बढ़ाई जा सके, यह इसका उद्देश्य है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नेपाल जो है एक बहुत ही ऐसे हिली टेरेन एरिया पर बसा हुआ देश है, और वहाँ का जो कह सकते हैं कि जब बारिश होता है तो बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसी कैलामिटीज़ प्रॉब्लम्स आती हैं, और समय समय पर आप देखते हैं कि बहुत सारी इसमें प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। तो किस प्रकार से देशों को सुरक्षित रखना है इसके लिए भी सेना का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, इस वजह से ये जो अभ्यास है वो किया जाता है। फिर अन्य बिंदुओं में देखेंगे आप, तो इस सैन्य अभ्यास से रक्षा सहयोग के स्तर में बढ़ोतरी होती है। फिर इसके साथ इससे दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं उसमें भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। तो ये किसी एक देश के साथ नहीं है, जबकि जो भी सारे देश होते हैं जिनके साथ भारत कह सकते हैं सेना का अभ्यास करता है उसमें आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के विषय क्या क्या हैं। तो देखिए सैन्य अभ्यास सूर्य किरण है जो कि एक वार्षिक आयोजन है, मतलब प्रति वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन एक वर्ष नेपाल करता है तो दूसरा वर्ष भारत करता है। मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कि जब अभी इसका 14वां संस्करण हो रहा है तो इसमें से 7 भारत ने आयोजित किए हैं और 7 नेपाल ने आयोजित किए हैं। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा जो इसमें हमें डिस्कस करना है कि क्लाउन फिश। तो क्लाउन फिश क्या है, देखिए क्लाउन फिश एक अभी न्यूज़ में है। ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसमें कुछ समय से देखा जा रहा है कि इसकी कमी हो रही है, तो इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पाया जाता है। तो देखिए इकोलॉजी लेटर्स नाम की एक पत्रिका है, उस पत्रिका में इसके बारे में एक रिपोर्ट छापी गई है कि क्लाउन फिश तीव्रता से बदलते परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं कर पा रही है, जिसके कारण इसकी संख्या में तेज़ी आ रही है। मतलब इकोलॉजी के साथ ये अपना कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रही है।
उसके क्या रीज़न है? तो देखिए इसके रीज़न में ये बताया गया है कि क्लाउन फिश में अनुकूलन क्षमता तथा आनुवंशिक गुणों में न होने के कारण ऐसा नहीं कर पा रही है। मतलब वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से वातावरण में चेंजेस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उससे अपना कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रही है। इस वजह से इसकी कमी हो रही है। कमी होने का रीज़न बस यही है, और इसके साथ इनकी मृत्यु होने की संख्या ज़्यादा हो रही है। अब बात करते हैं कि क्लाउन फिश जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ये महत्वपूर्ण है, इसे आप याद करिए और लिख लीजिए। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो एम्पीफ्रियोन पेरकुला है। क्या है? एम एम्फीप्रियोन पेरकुला इसका वैज्ञानिक नाम है। ये जो मछली है ये पाई किस क्षेत्र में जाती है? तो ये देखेंगे आप, तो क्लाउन फिश ग्रेट बैरियर रीफ सहित हिंद हिंद और प्रशांत महासागर के विभिन्न भागों में पाया जाता है। तो ये जो मछली है ये कहाँ पाई जाती है? तो इसका जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। और इसके बाद हिंद महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर, और फिर प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वहाँ पर, ये इस पूरे रीजन में ये पाई जाती है। क्लाउन फिश आमतौर पर आश्रित भित्तियों व उथले लैंगून में समुद्र के तल पर रहती है। मतलब उथले जो भाग होता है, शॉलो वाटर होता है, वहाँ पर ये पाया जाता है। ये मछली एक प्रकार से विशेष, इसको एक सिस्टम चाहिए, विशेष प्रकार का इसे एक इकोलॉजी चाहिए, पर्यावरण आवास चाहिए। उसके आधार पर ये अपना जगह डिसाइड करता है रहने के लिए। तो कह सकते हैं कि ये सारी जो चीज़ें, जैसा कि आप देख पता होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको भी नुकसान हो रहा है। तो उसको नुकसान हो रहा है, मतलब रहने का जो इसका आवास है क्लाउन फिश का वो नष्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो वो नष्ट होगा तो उनको रहने का जो हैबिटेंट है वो भी धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। यही रीज़न है इसका, इसके कमी होने का। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं, क्यूएस रैंकिंग। तो क्यूएस रैंकिंग क्या है कि ये क्या है? इसका नाम है क्वैक्रेंसी साइमंड्स। क्वैक्रेंसी साइमंड्स द्वारा एशिया के विश्वविद्यालयों के लिए रैंकिंग की गई है। मतलब क्यूएस रैंकिंग क्या करता है? विश्व भर के जो देखेंगे आप 7 कॉन्टिनेंट्स है, तो 7 कॉन्टिनेंट्स में जो एशिया कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट्स, तो उस एशिया कॉन्टिनेंट में लगभग 50 प्लस देश हैं। यहाँ पर कहीं 50 देखेंगे आप, कहीं 51 देखेंगे। तो यहाँ पर जो एशिया कॉन्टिनेंट में जितने भी देश हैं उन देशों की रैंकिंग करता है, बताता है कि कौन से देश की जो एजुकेशन सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ है, अच्छी है। तो वो रैंकिंग की गई है, तो उसमें भारत की यूनिवर्सिटीज़ को भी शामिल किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे भारत के जो यूनिवर्सिटीज़ है, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती है, उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी गई है। रेड जो एरो देख रहे हैं आप, ये शो कर रहा है कि यह उसकी रैंकिंग में गिरावट आई है। और जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ग्रीन जो सिग्नल दिखाई दे रहा है एरो अपवर्ड, ये बता रहा है कि उसके रैंकिंग में सुधार हुई है। तो कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिस पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए प्रमुख बिंदुओं में देखेंगे आपकी जो नवीनतम सूची जारी की गई है रैंकिंग की दिसंबर 2019 में, नवंबर दिसंबर 2019 में, उसमें यह हुआ है कि पूरे एशिया महाद्वीप के लगभग 550 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है, जिसमें से भारत के 96 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। और इस 96 में से 20 तो नए विश्वविद्यालय हैं, मतलब ज़्यादा पुराने नहीं हैं, वो पिछले 10-15 सालों में ही बने हैं। तो ये विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है। फिर इस रैंकिंग में सबसे ज़्यादा यदि किसी देश की यूनिवर्सिटीज़ है तो वो चाइना की है। चाइना की इस पूरे 550 में से 118 विश्वविद्यालय शामिल है, जिसमें से शीर्ष 4 जो हैं, मतलब जो कह सकते हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है, उस टॉप 10 में 4 यूनिवर्सिटीज़ चाइनाज़ की हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस लिस्ट में टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में पहला जो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, दूसरे पे आप नांगयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर है, तीसरे पे देखेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग है, चौथे पर देखेंगे आप यहाँ पर कि सिंघुआ यूनिवर्सिटी चाइना की है जो कि मेनलैंड में है। फिर पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये भी चाइना में है, ये भी मेनलैंड में है। फिर जिंगजियांग यूनिवर्सिटी चाइना की है, ये भी मेनलैंड में है। फिर 7वें नंबर पर देखेंगे आप फुडान यूनिवर्सिटी चाइना की, ये भी मेनलैंड में है। और फिर जो आप देखेंगे 8वें नंबर पर द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर 9वें नंबर पर देखेंगे आप काईसेट, मतलब कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और फिर आप 10वें नंबर पर देखेंगे द चाइनास यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। तो जो उनके मेन लैंड में जितने यूनिवर्सिटी, वो लगभग सारे के सारे यूनिवर्सिटी शामिल है इसमें। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि चाइना ने बहुत अच्छे तरीके से अपने देश की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको विकसित किया है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि ये तो हो गया। फिर भारत के विश्वविद्यालयों में कोई भी ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है जो टॉप 30 में है। चाइना के जहाँ पर टॉप 10 में 4 यूनिवर्सिटीज़ है, वहीं भारत के टॉप 30 मतलब शीर्ष 30 विश्वविद्यालयों की सूची में भी भारत शामिल नहीं है। फिर
इस रैंकिंग में 550 विश्वविद्यालयों में शीर्ष 100 मतलब टॉप 100 में भारत के 8 विश्वविद्यालय शामिल है और 250 में भारत के 31 विश्वविद्यालय शामिल है। भारत का जो सबसे सर्वोच्च संस्था है वो आईआईटी बॉम्बे है, जिसका भी रैंकिंग में नुकसान हुआ है, जो कि 2019 में तो 34वें नंबर पर है, आप देख सकते हैं, और 2019 के आधार पर ये 33 मतलब 34वें नंबर पर है, और 18 के आधार पर ये 33वें नंबर पर है। मतलब होता क्या है कि जो लिस्ट आती है वो पिछले एक साल के परफॉर्मेंस के आधार पर आती है। तो जो 2019 की रैंकिंग जारी की गई थी उसमें आईआईटी बॉम्बे 33वें नंबर पर था, और 2020 में यह आईआईटी बॉम्बे जो है वो 34वें नंबर पर है। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे भी इसे नुकसान हुआ है। और इसके बाद आईआईटी दिल्ली 43वें स्थान पर है, और आईआईटी मद्रास जो है वो 50वें नंबर पर है। तो रैंकिंग याद रखिए, आईआईटी बॉम्बे का 34 है, आईआईटी दिल्ली का 43 है, और आईआईटी मद्रास का 50 है। तो ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। आईआईटी बॉम्बे 34th रैंक पे है, आईआईटी दिल्ली 43 पर है, आईआईटी मद्रास 50 पर है। इसके बाद आईआईसी बेंगलोर जो है वो 51 पर है, आईआईटी खड़गपुर 56 पर है, आईआईटी कानपुर 65 पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली 67 पर है, जिसे डीयू भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आईआईटी रुड़की 90 पर है, फिर आईआईटी गुवाहाटी 112 पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद 140 पर है, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि बंगाल में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसको इम्प्रूवमेंट हुआ है एक रैंकिंग का, 136 पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, इसको नुकसान हुआ है, ये 139 पर है। फिर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, इसे भी फ़ायदा हुआ, ये 152 पर है। अन्ना यूनिवर्सिटी ये सेम रैंक पर है, 169 जो पिछली बार था। फिर बिट्स बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये 175 पर है, इसे फ़ायदा हुआ 5 रैंकिंग की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 177 पर नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इसे, तो 21 रैंकिंग का नुकसान हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई 177 पर है, तो इसे फ़ायदा हुआ है 10 रैंकिंग का। आईआईटी इंदौर, इसे तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सुधार किया है, 188 रैंक पर, जबकि 241 पर था ये पिछली बार। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी, इसे भी अच्छा फ़ायदा हुआ है, 191 पर है, जो कि 237 पर था। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली में है, इसे भी नुकसान हुआ है, 192 रैंक पर है, जो कि पिछली बार 177 रैंक पर था। तो आप देख सकते हैं कि जो भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, नुकसान कर झेल रही हैं, फ़ायदा झेल रही हैं इस एजुकेशन सिस्टम को लेकर के। तो ये हमें सोचने का एक विषय है दोस्तों। इसके माध्यम से मैंने आप लोगों के महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किए। ये सीरीज जो है हमारी डेली अपलोड होती है, जो कि दोस्तों मैं अनअकैडमी पर पढ़ाती हूँ। अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। 29 कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, अपने जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMMK28। आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन एवरी प्लस कोर्सेज। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं, ये सारे कोर्सेज से करंट अफेयर के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, हिस्ट्री के माइनर MCQ हैं, अवार्ड से संबंधित हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिटिकल के जो भी यहाँ पर इशू होते हैं वो है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, वो हैं जितने भी यहाँ पर इंडाइसेस रिपोर्ट आती है उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। ये सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए मेरे द्वारा। ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये सभी कोर्सेज है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे से MPPSC की प्रिपरेशन के लिए। आपको बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड वेरीफाइड तरीके से ये डिज़ाइन किए हुए कोर्सेज है, क्योंकि अनअकैडमी पर कोई भी ऐसे कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं डाला जाता है। ओके, तो आप इन्हें जाकर के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं इनकी लिंक्स जो है कोर्सेज की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग वहाँ पर जाकर के एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो मेरे फेसबुक के पेजेस हैं जहाँ पर मैं करंट अफेयर डालता हूँ, अनअकैडमी के जो लिंक्स हैं कोर्सेज के वो, और इसके बाद टेलीग्राम पे जहाँ पर मैं PDF डालता हूँ, और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, वहाँ पर जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारा चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे सवालों के जवाब आपको हम 24 घंटों में दे सकें। और इस प्रकार के अन्य जो वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाया करेंगी, तो आप बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपके सामने जब भी हम अपलोड करें वीडियोज़ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देख लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।